नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रू आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं उज्जवल प्रकाश आपके सामने प्रस्तुत हूं हिस्ट्री का डिस्कशन लेके, जो हमारे टेस्ट 2 का पार्ट था। आज के टेस्ट डिस्कशन में हम लोग ये चीज पे विशेष ध्यान देंगे कि आने वाले एग्जाम के दिन जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन हम लोग अपने तरफ से कर सकते हैं उसको हम लोग आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि कहता है कि इनमें से किस एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। सेंट हेलेना एक्ट, इसके ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो पहला ऑप्शन बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा बोलता है पिट्स इंडिया एक्ट, चौथा बोलता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो बोल रहा है चार्टर एक्ट 1833। देखिए, पहले तो समझिए कि जो सेंट हेलेना एक्ट है, ये सेंट हेलेना एक्ट जो है वो हमारा कहता क्या है और इसका पर्पस क्या था। देखिए, ये क्वेश्चन आता है आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, एजुकेशन जो डेवलप हो रहा था हमारा ब्रिटिश इंडिया में, उससे रिलेटेड ये सवाल है। अगर आप पढ़े होंगे तो इतना हिंट आपके लिए काफी था कि ये क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बारे में आप जानते हैं एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे अभी तक कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना हो तो इतना आप अटेम्प्ट कर सकते थे कि ये जो 1773 का एक्ट है ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था। सिमिलरली जो दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके साथ भी क्या है, अभी तो रेगुलेटिंग फेज ही चल रहा था। अभी तो हम लोग कंपनी के एक्शंस को, जो करप्शन चल रहा था कंपनी में, इससे रिलेटेड हम लोग डील कर रहे थे यहाँ पे इन सारे एक्ट्स में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सारा एक्ट जो है इस पर्पज से ला रहा था। तो ये भी नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये को हम इस जो एक्ट था इसको हम लोग गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। गुड गवर्नेंस एक्ट क्यों बोलते हैं? देखिए, ये एक्ट जो आया था ना, ये एक्ट आया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो एक्ट लाया गया था, इसका पर्पस था कि 1857 में जो जो गलतियां हुई थी, या वैसी गलतियां जो लीड की थी 1857 के रिवोल्ट को, या जिसके वजह से 1857 का रिवोल्ट आया था, इसको कैसे करेक्ट करना है, ये सारा जो है वो 1858 के एक्ट से था। बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे, चौथे ऑप्शन पे, जो कि है चार्टर एक्ट 1833। जी हाँ, हमारा आंसर जो है वो यही है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो 1833 एरा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि इस टाइम जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा यही वो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, यानी इस गवर्नर को हम लोगों ने सुपीरियर बना दिया था बाकी सारे प्रेसिडेंसी के कंपैरिजन में। तो एक ऑप्शन यहां से भी बन रहा है कि क्या हो सकता था कि जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थे यानी बॉम्बे और मद्रास, वो इसी एक्ट से सबऑर्डिनेट घोषित कर दी गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को बना दिया है गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, तो इसलिए यहां से एक ऑप्शन ये भी बनता है, एक फीचर ये भी बनता है इस एक्ट का। ये याद रखने की चीज नहीं है, ये एक रिलेटिव चीजें हैं जो आप एक चीज से दूसरे चीज को कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट बनता है कि ऐसा आदमी कौन था, उस आदमी का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है पहला आदमी जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। फिर बात कर लेते हैं इसका एजुकेशन पॉइंट पे, यानी एजुकेशन के रिलेटेड, चूंकि ये एक्ट है तो उस पर थोड़ा डिस्कशन एजुकेशन से रिलेटेड कर देते हैं। पहला चीज क्या होगा कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ये इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला हमारा पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि एक आदमी थे जिनका नाम है मैकॉले, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैकॉले। ठीक है, और यही मैकॉले जो है वो अपना मैकॉले माइन्यूट लाते हैं, मैकॉले माइन्यूट लाते हैं। ठीक है, मैकॉले माइन्यूट जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का ऑलमोस्ट पहला बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है, पहला बेसिक डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, एक दो चीजें और जान लेते हैं इस एरा में। ठीक है, पहला चीज जान लेते हैं इसमें कि एजुकेशन के बाद लॉ कमीशन जो है, वो लॉ कमीशन जो है वो इसी टाइम यानी बेंटिक के टाइम ही स्टार्ट हुआ था, लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन किसके टाइम स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम। ठीक है, उसके बाद सेंट हेलेना का बात कर ले हम लोग, तो इससे मालूम चलता है कि ये क्या किसी क्रिश्चियन मिशनरी का नाम है। क्या है? किसी क्रिश्चियन मिशनरी का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा कि यही जो एक्ट है चार्टर एक्ट 1833, इसी के थ्रू मिशनरीज को भी
इंडिया में आने का परमिशन दे दिया गया था, मिशनरीज को भी इंडिया में आने का परमिशन दे दिया गया था। तो छोटा सा चीज था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या हो गया? सेंट हेलेना एक्ट, एजुकेशन, पहला चीज। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 का 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे क्रूशियल है। पहला क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ऐसा कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और जब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो बाकी जो प्रेसिडेंसी है बॉम्बे और मद्रास उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया, पहली चीज। फिर मैकॉले जो है वो इसी टाइम मैकॉले माइन्यूट लाते हैं जो कि इंग्लिश एजुकेशन का बेस बनता है इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन का बेस डॉक्यूमेंट बनता है। और फिर लॉ कमीशन भी बनता है विलियम बेंटिक के टाइम ही, यानी चार्टर एक्ट के टाइम ही। और इसके सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, तो इतना काफी है इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी के रिलेशनशिप में, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पे सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मोहन सिंह है वो जो है वो लीडर है, यानी उनके नेतृत्व में जो है वो इसका गठन किया गया था। मोहन सिंह, यहां पे हम लोग पहले ध्यान लेते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये दोनों हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही कैच था, मोहन सिंह। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको याद रहता कि मोहन सिंह जो है उन्हीं को हम लोग रियल फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं। देखिए इसके पीछे का स्टोरी 2 मिनट समझिए। क्या हुआ था कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको भेजा गया था वर्ल्ड वॉर में फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स के साइड से। ठीक है, तो मलया जो कैंपेन हुआ था, यानी मलया पेनिनसुला में जो कैंपेन हुआ था, यानी वहां पे जो वॉर हुआ था, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे वहां पे जापानीज आर्मी के हाथों डिफीट हो गए थे, जापानीज आर्मी के हाथों डिफीट हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि वहां पे सरेंडर किया था और उनका एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो जापानीज आर्मी ने अपने यहाँ रखा था। ठीक है, फुजीवारा नाम था उनका। ठीक है, जो उस टाइम वहां के चीफ हुआ करते थे जापान के। तो उसी में एक लीडर थे, मतलब आर्मी में मोहन सिंह जिनका नाम था, और इन्हीं के ये आइडिया था इन्हीं का कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला के एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाना चाहिए। और जापानीज ने वो चीज उन्हें अलाउ भी किया था, क्योंकि इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि ये लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोहन सिंह। इसमें एक दो और एडिशन कर लेते हैं। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1942 में, 1942 में हुआ था। फिर बात कर लेते थे कि कहां हुआ था, तो ये हुआ था आपका सिंगापुर में, सिंगापुर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंगापुर में। फिर इसमें एक और एडिशन कर लीजिए कि इसके बाद जो है वो किसको हैंड ओवर किया गया था, इसका चेयरमैनशिप, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का जो चेयरमैनशिप है या प्रेसिडेंटशिप है वो किसको ट्रांसफर किया गया था? तो वो ट्रांसफर किया गया था रास बिहारी बोस को। किसको किया गया था? रास बिहारी बोस को। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस को ट्रांसफर किया गया था। फिर रास बिहारी बोस ने फाइनली, जो हमारा क्वेश्चन है कि रास बिहारी बोस ने फाइनली जो है 1943 में, 1943 में ये किसको ट्रांसफर कर दिया? तो हमारे नेताजी को, यानी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, 1943 में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, दिल्ली चलो का नारा, जब उनको ट्रांसफर कर दिया गया तो इन्होंने जो है वो आर्मी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि हम लोग जो है वो ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो है वो कैंपेन स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग जापानीज साइड से वॉर लड़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन्होंने मणिपुर या इम्फाल में जो है कैंपेन अपना किया। ठीक है, और इसी के लिए इम्फाल में जो है वो एक म्यूजियम भी बनाया गया है, वॉर मेमोरियल, मोरे, यानी इम्फाल में मोरे नाम का एक जगह है, ये भी याद रखिएगा, मोरे नाम का जगह है। तो वहां से कैंपेन, और उसी टाइम उन्होंने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो, यानी दिल्ली की तरफ कूच करो। ठीक है, उन्हीं लोगों को, आर्मी के जो मेंबर्स थे उनको ये नारा दिया था। ठीक है, इसके साथ एक और चीज याद रखिएगा, इनका एक और स्टेटमेंट है, कोट है काफी फेमस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है किससे रिलेटेड है? हाँ, तो वो सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सब्सिडरी अलायंस से। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसमें कुछ मतलब स्टेटमेंट पढ़िएगा और ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्सिडरी अलायंस को समझिए। देखिए, इनिशियली क्या था कि जो भी यूरोपियन पावर इंडिया में आते थे उन्होंने सबसे पहले ट्रेड
स्टार्ट किया, यानी एज अ ट्रेडिंग पार्टनर, एज अ ट्रेडर वो इंडिया में इंटर किए। फिर वहां जो गवर्नमेंट थी, जो वहां के रूलर थे, उनके साथ ट्रीटी या उनसे कंसेशन लेके, उनके परमिशन से उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका पावर जो है बढ़ने लगा, उनका ग्रीड बढ़ने लगा, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, यानी उस टाइम का जो कॉन्टेम्पररी सिचुएशन था उसमें यह था कि वो चाहते थे कि जो सारे रूलर थे वो आपस में फाइट कर रहे हैं, उनमें कोई भी यूनिटी का एंगल दिख नहीं रहा है, तो वो लोग उस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहे थे। और वही फायदा उठाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल या पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपने अपने रीजन में अपना कैप्चर जो है वो इंश्योर किया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आता है और वो है आपका सब्सिडियरी अलायंस। क्या है वो? सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, अब देखिए सब्सिडियरी अलायंस, पहला तो ये है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट को ही डील कर लेते हैं, फिर एडिशन कर लेंगे। दूसरा क्या था, यह भारत के यानी इंडिया में जो अलाइड स्टेट थे उनके किसी भी इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करने की नीति थी, यानी वो लोग इंटरफेयर नहीं करने वाले थे, ऐसा ऑप्शन बोल रहा है। ये जो है वो सरासर गलत है। देखिए सब्सिडरी अलायंस जो है ना वो इसी बेसिस पे ही टिका हुआ था कि वो क्या कर रहे थे कि दो लोगों के पचड़े में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उनका ये कहना था कि एक तरफ मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप दूसरे पे अटैक कर दीजिए। ठीक है, और बदले में मैं आपको आर्मी दे दूंगा, और आपको उस आर्मी, इनिशियली क्या होता था कि सब्सिडरी अलायंस के बहुत सारे स्टेजेस थे। पहले स्टेज में ये था कि मैं जो है आपको एडिशनल आर्मी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपका आर्मी भी होगा, मेरा भी आर्मी होगा, आपको उसके लिए खर्च दे दिया जाएगा, मतलब आप खर्च दे दीजिएगा, ऐसा रूलर्स को कहते थे वो लोग। फिर एक टाइम में क्या हो गया कि उन लोग बोलते कि आप अपना आर्मी रखने का आपको जरूरत ही क्या है, आप मेरा ही आर्मी रखिए, उसका खर्चा दीजिए और बदले में आपके लिए हम लोग वॉर लड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक स्टेज आया कि एक ऑफिसर जो है वो आपके कोर्ट में हमेशा रहेगा, जो कि ये रेगुलेट करेगा, ये इंस्पेक्ट करेगा कि आप जो है वो कहीं दूसरे किसी फॉरेन के साथ, फॉरेन पावर के साथ रिलेशन तो नहीं रख रहे हैं। ये फाइनल स्टेज होता था सब्सिडरी अलायंस का। तो ऑब्वियसली आप इतना समझ सकते हैं कि ये तो इंटरफेरेंस ही था एक तरीके से, तो ये ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन पे। इसमें क्या था कि पहली बार जो है वो अवध के नवाब जो है उन्होंने साइन किया था, ये गलत है। सबसे पहली बार जिसने साइन किया था वो अवध के नवाब नहीं थे, वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम है हैदराबाद के, उन्होंने साइन किया था अराउंड 1798 में, 1798-99 में। ठीक है, उन्होंने साइन किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो है वो किसने साइन किया था, तो वो नवाब ऑफ अवध। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि जो अवध है उसने कब साइन किया था, तो 1801 में, लेकिन सबसे पहले अगर पूछता है तो हैदराबाद ने। ठीक है, हैदराबाद ने। इसके बाद अगर किसने साइन किया था तो याद रखिएगा मैसूर, और इसके बाद तंजौर ने। ठीक है, इसके बाद तंजौर ने। ठीक है, फिर एक और सवाल बनता है कि पेशवा में सबसे पहले किसने साइन किया था, मराठा में सबसे पहले किसने साइन किया था, तो मराठा में सबसे पहले पेशवाज ने साइन किया था। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि मराठा में सबसे लास्ट में किसने साइन किया था, तो सबसे लास्ट में होलकर ने साइन किया था, होलकर ऑफ इंदौर। ठीक है, होलकर ऑफ इंदौर, जिसकी बहुत ही फेमस जो है वो एक रूलर है जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। एग्जाम्पल के तौर पे काशी का विश्वनाथ मंदिर और हमारा बोध गया का जो विष्णुपद मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार जो है वो हमारी इसी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो बोल रहा है आपको कि कौन सा रिवोल्ट का जो है वो प्लेस है और कौन उसके दमन करता है, यानी कौन से ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर हैं जिन्होंने उस रिवोल्ट को वहां पे सप्रेस किया था, यानी वहां पे ब्रिटिश का परचम लहराया था। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें बात करता है आपका बरेली। ठीक है, तो बरेली में सिंपल याद रखिएगा ये है सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, ये प्लेन याद रखिएगा। फिर दिल्ली में हम लोग बात करें, दिल्ली में हम लोग बात करें, देखिए दिल्ली में दो लोग हैं, दिल्ली में दो लोग हैं। ठीक है, पहला जो है वो हडसन है, हडसन। ठीक है, दिल्ली में पहले जो है वो आते हैं आपके हडसन। ठीक है, और दूसरा जो बात कर ले हम लोग, दूसरा जो हम लोग बात कर लें वो आते हैं आपका निकलसन, जो कि सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, निकलसन। तो दो लोग आते हैं, तो यहां पे जो है वो ऑलरेडी मैच्ड है। ठीक है,
कर्नल ऑनसेल जो है, इनको याद रखिएगा, ये वाराणसी में थे। ये कहां थे? वाराणसी में थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बरेली का कॉलिन कैम्पबेल हो गया। दिल्ली में दो लोग हैं, हडसन और निकलसन, और तीसरा जो है वो कर्नल ऑनसेल है, जो कि वाराणसी में है, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, कानपुर में भी कौन थे? तो वो कॉलिन कैम्पबेल थे। तो क से कानपुर, क से कैम्पबेल, याद कर लीजिए इसको, सिंपल अभी रटा देता हूं आपको। बरेली में कौन था? तो कॉलिन कैम्पबेल। क से कैम्पबेल, क से कानपुर, तो कॉलिन कैम्पबेल कानपुर। दिल्ली में दो नाम, हडसन निकलसन, दोनों में सन सन है, यानी दिल्ली सन। ठीक है, दिल्ली से सन रिलेट कर लीजिए। और ऑनसेल जो है वो आपका वाराणसी में है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन काफी है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये है अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी। देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो कुछ वैसे ऑर्गेनाइजेशन में था जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की बात हो तो स्वतंत्र वीर जो है विनायक दामोदर सावरकर का जो नाम है वो अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है। ठीक है, तो अभिनव भारत समाज का स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इसके अलावा एक और एडिशन आपको बता देता हूं, यहाँ पे मित्र मेला जो है, मित्र मेला ऑर्गेनाइज कराने वाले यही है। ठीक है, सावरकर। ठीक है, या सावरकर ब्रदर्स भी कहीं आएगा। तो विनायक सावरकर, मित्र मेला। ये किससे इंस्पायर्ड थे? तो ये मजीनी से इंस्पायर्ड थे, मजीनी इटली, मजीनी इटली। अच्छा, ये अभिनव भारत कैसे खुला था? तो यही इटली, जो यंग बॉय है, यंग इटली, यंग इटली, जो कि एक वहां का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसी से इंस्पायर होके ये भी खोला गया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ही वो पहले आदमी हैं जिन्होंने 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, तो इतना काफी है इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड है किस चीज से, इसको स्क्रॉल करके देखते हुए। हाँ, पहला जो यहाँ पे ऑप्शन बनता है, हाँ ठीक है, ये थोड़ा ऐप का अपडेट है, इस वजह से ये इश्यू हो रहा है, हमने थोड़ा इसकी वजह से इसको प्लीज बियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो ये बोल रहा है कि सिंध में कब्जे के समय भारत का गवर्नर कौन था? यानी जब सिंध को टेक ओवर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिंध को जब टेक ओवर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस समय इंडिया का गवर्नर कौन हुआ करता था? ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है। इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर है लॉर्ड एलन बोरो। यहाँ पे एलन बोरो याद रखिएगा। ठीक है, ये एलन बोरो है। इसके अलावा और थोड़ा बहुत समझ लीजिए, इस ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। डलहौजी सबसे फेमस किस चीज के लिए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए याद रखिएगा। फिर ये और इंपॉर्टेंट क्यों है? पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग वन के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग वन सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है सबसे ज्यादा, और वो याद रखिएगा, ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है उसको बंद कराने के लिए, यानी उसको बैन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वायसराय ह्यूमन सेक्रीफाइस, वो कौन है? तो वो है आपका लॉर्ड हार्डिंग वन। याद रखिएगा, टू नहीं, टू जो है वो दिल्ली दरबार के टाइम है, यानी 1911 के आसपास। ये जो है वो लॉर्ड हार्डिंग है फर्स्ट वाले, और इन्होंने जो है वो ह्यूमन सैक्रिफाइस को बैन कराया था। जो कौन सा ट्राइब करता था? तो खोंड ट्राइब, याद रखिएगा, खोंड ट्राइब, खोंड। ठीक है, खोंड ट्राइब जो है वो रिस्पॉन्सिबल था आपका ह्यूमन सैक्रिफाइस करता था। उसके जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, ट्रेडिशन के थ्रू वो लोग क्या करते थे? ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे। और उसको बैन कौन कराया था? तो उसको बैन कराया था लॉर्ड हार्डिंग, याद रखिएगा। ठीक है, फिर लॉर्ड एलन बोरो याद रखिएगा। लॉर्ड एलन बोरो जो है वो ए से एलन और ए से अफगानिस्तान, बिल्कुल सही, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। यानी अगर पूछता है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, उस टाइम कौन था? तो उस टाइम आपका थे कौन थे? लॉर्ड एलन बोरो, याद रखिएगा, लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ये लॉर्ड एलन बोरो दो बार टाइप हो गया। देखिए यहाँ पे ये सही है ऑकलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑकलैंड होगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि वो हमें लगा था कि यहाँ पे डायरेक्टली टाइप्ड है, बट वो थोड़ा मिस्टेक था, तो ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका आंसर है लॉर्ड एलन बोरो। एलन बोरो यानी सिंध का एक्सपेंशन। ठीक है, तो सिंध का एक्सपेंशन किसके टाइम हुआ था? तो वो हुआ था, सिंध का ऑक्यूपेशन हुआ था आपका लॉर्ड एलन बोरो के टाइम। एक बात। दूसरी बात, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए फेमस है, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए फेमस है, रेलवे के लिए फेमस है,
टेलीग्राफ के लिए फेमस है, ये सारा चीज याद रखिएगा। फिर हम लोग लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग को याद रखिएगा एक चीज के लिए, ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो कि खोंड ट्राइब किया करता था, उसको बैन कराया था लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड है, ऑकलैंड यानी अफगानिस्तान, तो फर्स्ट अफगान एंग्लो अफगान वॉर के टाइम कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और बाकी एलन बोरो तो हमने कर ही लिया, ठीक है, इतना काफी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखंड भारत के प्रतीक के रूप में यानी रक्षाबंधन को कब सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी के टर्म्स में मनाया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो ये स्वदेशी होगा या तो ये बंगाल विभाजन होगा, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे ही बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ था, यानी कर्जन के द्वारा जब 1905 में जब वेस्ट बंगाल को पार्टीशन किया गया, ठीक है, कर्जन के द्वारा, तो उस टाइम टैगोर ने जो है वो ये कैंपेन चलाया, टैगोर ने ये कैंपेन चलाया कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो दोनों एक ही हैं, और दोनों ने अपने अपने यूनिटी को शो करने के लिए उसके सिंबल के तौर पे एक दूसरे को राखी बांधी, यानी रक्षाबंधन को मनाया गया, ठीक है, रक्षाबंधन को मनाया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन, और इसको शुरू करने वाले कौन है, तो टैगोर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह, ठीक है, यानी इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इंडिगो रिवोल्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल ज्यादातर जो आता है वो ये है कि नील दर्पण, एक किताब है नील दर्पण, वो किसने लिखा था। ये आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही होंगे कि नील दर्पण किसने लिखा होगा, ठीक है। तो नील दर्पण वही है दीनबंधु मित्रा, दीन बंधु मित्रा, ठीक है, दीनबंधु मित्रा, ये उनका किताब था जिसमें नील विद्रोह के बारे में, यानी जो नील कृषक है, जो किसान है, फार्मर्स, उनके सफरिंग्स को, उनके प्रॉब्लम को दर्शाया गया था। लेकिन उसके साथ ही मैगजीन जो थे उस टाइम, जो भी न्यूज़पेपर थे, वो भी उन सारे प्रॉब्लम्स को वो एक्सप्लेन करते थे या हाईलाइट करते थे फ्रंट पेज पे, या अपने अखबार में उसको जगह देते थे। तो उसमें एक सबसे फेमस जो किताब था वो कौन सा था, यही हमारा प्रश्न पूछता है, और इसका सीधा सा आंसर है हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो इतना काफी है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ऐड करा देता हूं, इसके जो एडिटर थे उनका नाम था H.C. मुखर्जी, याद कर लीजिएगा, अगर ये सवाल कभी बने तो याद रखिएगा कि H.C. मुखर्जी जो थे वो इसके एडिटर हुआ करते थे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका गदर पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, गदर पार्टी, ठीक। तो इसमें सवाल कहता है कि आखिर जो है गदर पार्टी का फॉर्मेशन कहां हुआ था, गदर पार्टी का फॉर्मेशन कहां हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा गदर पार्टी का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था आपका सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। कहां हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। और ये सैन फ्रांसिस्को है कहां पे, तो ये है आपका यूएस में, ये है आपका यूएस में। इसके बारे में एक और दो चीजें जान लीजिए, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था, उस प्लेस का नाम क्या था या उस ऑफिस का नाम क्या था, तो उसका नाम था युगांतर आश्रम। क्या नाम था, युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम नाम था, ठीक है, युगांतर आश्रम नाम था। एक चीज, दूसरी चीज हम लोग समझ लेते हैं कि युगांतर आश्रम तो हो ही गया, गदर जो था इनिशियली एक मैगजीन हुआ करता था, एक वीकली हुआ करता था, और उसी का नाम जो है, ये इनिशियली क्या था, एक मैगजीन था, ये एक मैगजीन था, और इसी के नाम पे जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम गदर पार्टी रख दिया गया था। फिर कुछ इसके फाउंडर समझ लेते हैं। देखिए एक फाउंडर इसके नहीं है, इसके बहुत सारे फाउंडर्स हैं, उन सारे फाउंडर्स का मैं नाम बता लेता हूं, आपको बता देता हूं, जो भी ऑप्शन में आएगा उसको उस हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक हो गए आपके लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। एक याद रखिएगा लाला हरदयाल के बाद सोहन सिंह भकना, ठीक है, सोहन सिंह भकना, ठीक है। और दूसरा याद कर लीजिएगा आप, सोहन सिंह भकना के बाद एक और नाम आता है और वो है करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, ठीक है, सराभा, करतार सिंह सराभा, ठीक है। तो इतना नाम जो है वो आप याद रखिएगा गदर पार्टी से संबंध में, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, गदर पार्टी जो है उसका सबसे बड़ा मूवमेंट या सबसे बड़ा जो कैंपेन है वो किस चीज के लिए था, तो वो था कोमागाटा मारू के,
खिलाफ, कोमागाटा इंसिडेंस 2 हुआ था, कोमागाटा मारू इंसिडेंस, उसके खिलाफ जो है वो इन्होंने कैंपेन चलाया था। ठीक है, कोमागाटा मारू। कोमागाटा मारू क्या था? एक वही जहाज का नाम था जो कि कनाडा जा रहा था, कनाडा गया और वहां पे जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उस जहाज पे जो इंडियन लदे हुए थे, जो एज अ वर्कर जा रहे थे, उनको वहां जाने से इनकार कर दिया, वहां उतरने से। और फिर क्या किया कि उस जहाज को वहां पे 1-1.5 महीने रखा गया और उसको वापस भेज दिया गया वहां से। ठीक है, तो ये पूरा सफरिंग होने के बाद भी जब वो लोग काफी दिन ट्रैवल करने के बाद कलकत्ता पहुंचे तो वहां से जो है वो उनको अब उनके घर जाने के लिए जबरदस्ती ट्रेनों में ठूसा जाने लगा, जिसके बाद वहां पे गोलीबारी हुई और बहुत सारे इंडियन जो है वो मारे गए। इसी इंटेलिजेंस के अगेंस्ट में, इसके विरोध में, कोमागाटा मारू के विरोध में ये जो है गदर पार्टी जो है ना उसने मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इतना काफी है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो बात करता है चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में। ठीक है, चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें 2 सवाल है। एक सवाल कहता है, अगर आपसे सीधा पूछता कि चिटगांव आर्मरी रेड यानी वहां जो शस्त्रागार था, वहां जो हथियार रखा जाता था जिसको कोच भी बोलते हैं, वहां पे अगर किसने अटैक किया था तो उसका आंसर था सूर्य सेन यानी चितागांव, जिसको चितगांव भी बोलते हैं, आर्मरी रेड, आर्मरी रेड। ठीक है, चितागांव आर्मरी रेड। तो ये जो थे वो सूर्यसेन थे, ये एक रेवोल्यूशनरी थे। दूसरा जो अगर सवाल यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहाड़ टाली में यूरोपियन क्लब पे किए गए हमले में, तो इसके लिए याद रखिएगा ये है प्रीतिलता वडेडार, प्रीतिलता वडेडार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वुमेन रेवोल्यूशनरी है, ये याद रखिएगा। वुमेन रिवोल्यूशनरी जो है वो 2-4 नाम है, उसको आप कंपल्सरीली याद रखिएगा, बीना दास और आपका प्रीतिलता वडेडार। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बाकी मैंने सूर्यसेन के बारे में आपको बता ही दिया, चितागांव आर्मरी रेड यानी शस्त्रागार रेड से ये संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो किसके एफर्ट से लाया गया था, यानी किनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम लाया गया था। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम। अब इसमें देखिए इसका सीधा सा आंसर है बीएम मालाबारी। बीएम मालाबारी क्या, एक सोशल रिफॉर्मर है जिनके एफर्ट से ये जो है वो कानून लाया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी एज ऑफ मैरिज। ठीक है, क्यों था? क्योंकि चाइल्ड मैरिज का इश्यू जो था वो हमारे कंट्री में उस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था, और वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, तो इसके लिए जो भी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है वो कैंपेन कर रहे थे। कुछ ऐसे भी सोशल रिफॉर्मर्स थे जो गवर्नमेंट के साइड से चाहते थे कि कोई ऐसा लीगल बैकिंग मिल जाए या कोई लीगल प्रोविजन आ जाए जिसके वजह से जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। तो इसके लिए एक बीएम मालाबारी नाम के जो सोशल रिफॉर्मर हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और उन्हीं के एफर्ट से जो है वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। तो याद रखिएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके तरफ से लाया गया था, किसके एफर्ट से लाया गया था, तो वो लाया गया था आपका बीएम मालाबारी। इसी तरीके से अगर पूछे सती के लिए किसने सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज्यादा काम किया है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय, उनके लिए जो है वो सती एबोलिशन एक्ट लाया गया था 1829 में, सती 1829 याद रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा, सती के बाद विडोरी मैरिज। ठीक है, विडोरी मैरिज, विडोरी मैरिज जो है वो किनके एफर्ट से लाया गया था, तो याद रखिएगा विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और वो लाया गया था आपका 1856 में, 1856 में। इतना मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। सबसे पहला है आपका अमृतसर की संधि, फिर है बसीन की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर है आपका सालबाई की संधि। ठीक है, ये कुछ कुछ ट्रीटीज हैं जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से, ये याद रखिएगा। क्यों? इनिशियली जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में जब आए थे तो उन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड करने के लिए उन्हें बहुत सारा लड़ाइयां लड़ना पड़ा था और बहुत सारे ट्रीटीज करने पड़े थे। तो ये सारे ट्रीटीज जो है उसमें से ऑल्दो तो बहुत सारे वॉर और बहुत सारे ट्रीटी हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये ट्रीटी जो है वो एक उसी नेचर का है, थोड़ा बहुत इसको समझ लीजिए। जैसे ये अमृतसर का ट्रीटी है तो वो किसके साथ है, राणा रंजीत सिंह के साथ, राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के साथ। ये जो है वो आपका किसके साथ है, तो टीपू के साथ, टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, ये सालबाई किसके साथ है, तो ये आपका है मराठास के साथ,
ठीक है, मराठास के साथ। और ये बसीन भी जो है वो आपका किसके साथ है, तो मराठास के साथ, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है कि इसका कालक्रम सजाएं, तो इसके कालक्रम में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका जो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और अमृतसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले अमृतसर की संधि। इसका टाइमलाइन याद रखिए, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1809 में। कब हुआ था, 1809 में। फिर हम लोग आते हैं बसीन में, तो ये हुआ था आपका 1802 में। फिर आते हैं हम लोग श्रीरंगपट्टनम में, तो ये हुआ था 1792 में, ठीक है। और फिर ये हुआ था आपका सालबाई 1782 में, ठीक है। ये हो गया आपका इसका क्रोनोलॉजी। तो सिंपल है, अब इसको अरेंज करना। सबसे पहले कौन हुआ था, तो सालबाई यानी 4, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, बच गया 2 ऑप्शन। इसके बाद कौन सा हुआ था, तो श्रीरंगपट्टनम, चलिए अभी भी ऑप्शन अलाइव है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद यानी 92 के बाद, तो बसीन यानी 2, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सालबाई, फिर श्रीरंगपट्टनम, ये हुआ था आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ये टीपू के अगेंस्ट जो बैटल हुआ था उसमें ये साइन हुआ था। कौन साइन किया था, तो कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रखिएगा कॉर्नवालिस। ये साइन हुआ था आपका राजा रंजीत सिंह और मेटकैफ नाम का उस टाइम एक गवर्नर हुआ करता था, मेटकैफ, मेटकैफ, उसके बाद द्वारा साइन किया गया था, ठीक है। और ये दोनों जो है वो ब्रिटिश टाइम, ये हास्टिंग के टाइम हुआ था, ठीक है। तो ये सारा जो है वो इंफॉर्मेशन, ये हास्टिंग है, वॉरेन हास्टिंग का टाइम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड, ठीक है। संथाल रिवोल्ट बहुत फेमस है बिहार के लिए भी और इंडिया के लिए भी। ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछता है, क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट अपराइजिंग, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं संथाल रिवोल्ट के बारे में। संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, तो सिंपल सा है 1855 56, याद रखिएगा 1855 से 56 तक का ये पूरा टर्म टाइम है, इसका टर्म है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर समझ लेते हैं, तो सिद्धू और कानू, ठीक है, बस इतना, ठीक है। सिद्धू और कानू संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड है, टाइम हो गया इनका 1855। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन वापस से आ गया, नील दर्पण, मैंने बताया था इसके राइटर कौन थे, दीनबंधु मित्रा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेकिन सवाल को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया इसके लेवल पे, और ये पूछ रहा है कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने किया था, और उसकी वजह से यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से उसको ब्रिटिशर्स ने जेल भेज दिया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है, याद रखिएगा, रेवरेंड लॉन्ग। रेवरेंड लॉन्ग जो है, उन्होंने जो नील दर्पण है दीनबंधु मित्रा वाला, उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, जिसकी वजह से उनको सजा दे दी गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो इतना ही था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि भारत का यानी इंडिया में सबसे पहला जो है वो लेबर एसोसिएशन कौन था, लेबर एसोसिएशन कौन था, ठीक है। देखिए इसमें जो है ये सारा जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। क्यों, क्योंकि इसमें से चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो आपका जाना था ई, और इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, वो आंसर है मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है। मद्रास लेबर यूनियन ये कब बना था, ये किसने बनाया था, तो नाम याद रखिएगा, बीपी वाडिया। क्या नाम है, बीपी वाडिया, ठीक है। बीपी वाडिया इसका आंसर है, ठीक है। इतना काफी है लेबर यूनियन के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे जो है वो बाल गंगाधर तिलक को, इसमें किसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक को हमने लोकमान्य की उपाधि दी थी, यानी लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को किस इवेंट के बाद दी गई थी। तो इसको सीधा सिंपल सा आंसर है शिवाजी उत्सव। याद रखिएगा गणपति फेस्टिवल और शिवाजी उत्सव जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था, और इसी शिवाजी उत्सव के बाद इनको जो है वो लोकमान्य की उपाधि दी थी, लोकमान्य की उपाधि दी थी। बाकी बाल गंगाधर तिलक पे हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन जो है वो अपने पिछले वाले हिस्ट्री वीडियो में किया हुआ है, उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक भी सवाल जो है वो आप उस इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा तो नहीं छूटने जा रहा है, इसकी गारंटी है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो कब हुआ था, यानी कब पारित हुआ था, जो अधिनियम है,
ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं डिस्कशन में। इसका आंसर है 1856। किसके एफर्ट थे, तो वो एफर्ट करने वाले थे विद्यासागर जी, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इन्होंने खुद जो है वो एक महिला, एक विधवा महिला से शादी करके एक मिसाल प्रस्तुत किया था। ठीक है। और 1829 में मैंने बता ही चुका है, मैंने बताया ही था आपको कि सती जो है वो एबॉलिशन एक्ट जो है वो इसी टाइम में लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे। किसके एफर्ट से लाया गया था, तो हमारे राजा राम मोहन रॉय RRR। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये कौन सा एक्ट कोड था, कोड याद रखिएगा, तो वो कोड 17 था, याद रखिएगा कोड 17 था। ठीक है, कोड 17। फिर ये तो हो गया, चलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है। बाकी ये तो रिवोल्ट का टाइम है हमारा, सिपाही म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, या 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं। और ये आपका 1833 है जो एक्ट से रिलेटेड, जो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट था। फिर हम लोग आते हैं अपना अगले क्वेश्चन में, जो कि बोल रहा है स्थानीय स्वच्छता अधिनियम यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो किसके टाइम में पास किया गया था, यानी उस टाइम गवर्नर कौन था। गवर्नर कौन था, सीधा सा आंसर है लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन जो है वो इतने गुड कामों के लिए इंडियन के टर्म्स में जाने जाते हैं कि इनको हम लोग रिपन द गुड भी बोलते हैं, रिपन द गुड। ठीक है, रिपन द गुड भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, रिपन द गुड। इन्हीं के टाइम जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लाया गया था। फिर दूसरा चीज याद रखिएगा कि इन्हीं के टाइम जो है वो क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी लाया गया था, मतलब आया था इल्बर्ट बिल। ठीक है, अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, देखिए इनिशियली क्या था, जो ब्रिटिश का जो जुडिशरी था, उस जुडिशरी में इंडियन जजेस को ये पावर नहीं था कि वो यूरोपियन कल्प्रिट्स को ट्राई कर सकें, यानी उनपे मुकदमा चला सकें। इल्बर्ट बिल जो है वो रिपन ने ये सोच के लाया था कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। बट जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन थे, वो इस बात को लेकर खफा हो गए और ये इल्बर्ट बिल जो है वो कंट्रोवर्सी में आ गया, क्योंकि यूरोपियंस जो है वो इसका विरोध करने लगे। उनके लिए ये जो है वो बहुत ही शर्म की बात थी कि एक इंडियन जज जो है वो हमको ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि रेशियल सुप्रीमेसी जो है वो उनके माइंड में बहुत ज्यादा था, रेशियली वो डिस्क्रिमिनेटिव थे इंडियंस के प्रति। इस वजह से ये इल्बर्ट बिल जो है वो कंट्रोवर्सी इनिशिएट हो गया। ठीक है, कंट्रोवर्सी इनिशिएट हो गया। इसके अलावा जो है लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो इल्बर्ट बिल हो गया, ठीक है, और इन्हीं के टाइम जो है ये, हाँ, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो गया। इसके अलावा डफरिन, जानते ही आप लोग, कांग्रेस का फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद से फिर एंग्लो बर्मा वॉर भी याद रखिएगा। लास्ट जो एंग्लो बर्मा वॉर है वो इन्हीं के टाइम हुआ था, लॉर्ड डफरिन के टाइम ही, ये याद रखिएगा। ठीक है, बेंटिक के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ही ली। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतना सफिशिएंट था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा साइट है जहां पे कपल ब्यूरियल यानी युग्म ब्यूरियल प्राप्त हुआ है, युग्म कब्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर है लोथल। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो साइट जो है वो सारा देख लीजिएगा एक बार कि कहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वो कौन से रिवर के किनारे हैं। दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज हमेशा याद रखिएगा कि उसके एक्सकैवेटर कौन है, उसके एक्सकैवेटर कौन है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें जो है वो हर एक साइट से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट साइट है 5-6, उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आपका ऐसा डिमांड भी आएगा तो हम लोग भी आपके लिए ये चीज प्रिपेयर करके एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे। प्लीज उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग पक्का उसको आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल इसका आंसर लोथल है। लोथल के बारे में मैं जो भी फैक्ट्स आप जान सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ। लोथल जो है वो डॉकयार्ड था, यानी गोदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, डॉकयार्ड। ठीक है, और दूसरा चीज, लोथल युग्म वाला भी हो ही गया। और तीसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो है वो आपका कौन सा रिवर के किनारे था, तो भोगवा रिवर, भोगवा रिवर के किनारे जो है ये लोथल सिचुएटेड था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है, ये आ गया आपका एंशिएंट इंडिया का सवाल। और एंशिएंट इंडिया का सवाल है कि भारत का नेपोलियन जो है वो कौन सा सम्राट को, कौन सा रूलर को कहा जाता है। सीधा सा आंसर है इसका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त वही जिनके सिक्कों पे बिना बजाते हुए देखा जा सकता है इनको। ठीक है, समुद्रगुप्त ये गुप्ता पीरियड के हैं, और इनके बारे में हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति है जिसको हम लोग इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
इसको किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन, जो कि इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे समुद्रगुप्त के। फिर दूसरी बात, ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत में। ठीक है, कौन से स्टाइल में लिखा गया है? तो चंपू स्टाइल ऑफ संस्कृत पोएट्री, चंपू स्टाइल, ये भी पूछा हुआ सवाल है, चंपू स्टाइल में लिखा गया है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स है गुप्ता एम्पायर के बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रूलर्स हैं उनको क्रोनोलॉजी वाइज ये लिखा है इस हमारे प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। तो इनको ही हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेस्ट बंगाल यानी बंगाल का, माफ कीजिएगा बंगाल का, नॉट वेस्ट बंगाल, उनके पहले जो है उस प्लेस के पहले जो शासक है, इंडिपेंडेंट शासक, वो कौन थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बहुत ही फेमस आदमी, शशांक। ठीक है, शशांक जो है वो सबसे पहला इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल है। और याद रखिएगा शशांक किसके कॉन्टेम्पररी यानी किसके समकालीन है? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के। ठीक है, ठीक है, हर्षवर्धन के। शशांक ही वो व्यक्ति है जिसने जिसने हर्षवर्धन के भाई की हत्या की थी या उसके हत्या में शामिल था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हर्षवर्धन का भाई जो है उनका नाम था राज्यवर्धन, उनकी बहन का नाम था राजश्री। तो उसी भाई के हत्या का, माफ कीजिएगा, भाई जो बहन है राजश्री, उसके पति की हत्या का बदला जो है वो हर्षवर्धन ने शशांक को मार के लिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो खैर वो तो हिस्ट्री का एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर मैंने जो देने की कोशिश किया था वो शशांक था, पहली बात। और किसके कॉन्टेम्पररी था? जो हमारा एकेडमिक क्वेश्चन के टर्म्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका हर्षवर्धन, यानी वो हर्षवर्धन के कॉन्टेम्पररी था। इतना याद रखिएगा, ये अर्ली मेडिवल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से। ये क्या कह रहा है कि बुद्ध के हिसाब से यानी बुद्ध के अनुसार सारे जो दुख हैं, समस्त प्रॉब्लम्स, ऑल द सफरिंग्स जो हैं, वो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमारे सभी दुखों का कारण है? सामान्य सा सवाल है, सामान्य फिलोसॉफिकल सवाल, सामान्य सा आंसर, वो है तन्हा। अब देखिए, ये आंसर तो तन्हा हो गया, लेकिन आप इस तन्हा को समझिए, ये तन्हा है क्या? ये तन्हा है डिजायर। ठीक है, इच्छा, डिजायर। ठीक है, दुनिया में समस्त दुखों का कारण क्या है? डिजायर। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी है और आज के टर्म्स में ये लागू भी होता है। अगर आप ज्यादा डिजायर रखेंगे तो ऑब्वियसली वो दिस विल लीड टू सफरिंग्स। ठीक है, तो सारे दुख का कारण क्या है? डिजायर यानी इच्छा, यानी बुद्धिस्ट टर्म्स में बात करें तो तन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा सेक्ट या संप्रदाय है जो आगे चल के जैन धर्म बन गया? ठीक है, तो इसका सामान्य आंसर है, देखिए ये तीर्थंकर, जीना, ये सारा जो है वो आपका जैन से ही रिलेटेड है और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। इसका सामान्य आंसर है निग्रंथ। ठीक है, निग्रंथ जो है इनिशियली जो सेक्ट था जो आगे चल के जैन धर्म बना, ठीक है, जिसको ऋषभ देव जो है वो फाउंडर है, ऋषभ देव, ठीक है, जो जैन धर्म के फाउंडर हैं। तो उस टाइम जो सेक्ट बना था, देखिए ये सारे जो सेक्ट हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये वैदिक फिलॉसफी से ही डिराइव्ड है एक तरीके से, या वैदिक फिलॉसफी के विरोध में बने हैं। ठीक है, विरोध में बने हैं। तो उसी टाइम वैदिक संस्कृति के विरोध में या उससे डिराइव होके एक सेक्ट चलता था जिसका नाम था निग्रंथ, जिसके फाउंडर जो थे वो ऋषभ देव थे। और यही निग्रंथ आगे चल के जैन धर्म में डेवलप हो जाएगा, जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में। और अरहत जो है ये आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये आपका बुद्ध से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा अरहत। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस संस्कृत नाटक में, मतलब संस्कृत का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें हमको नंदों के बारे में पता चलता है? बेसिकली मौर्यन डायनास्टी के बारे में पता चलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के डाउनफॉल के बाद मौर्य डायनास्टी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका है मत्तविलास, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिका और देवीचंद्र गुप्तम। सीधा सा आंसर है मुद्रा राक्षस। कौन लिखा था मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त, याद रखिएगा, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त जो है वो उसने लिखा था आपका मुद्रा राक्षस। कौन से पीरियड में लिखा गया था? तो ये भी याद रखिएगा, ये लिखा गया था आपका गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड में लिखा गया था मुद्रा राक्षस। ठीक है, जो कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य यानी चाणक्य ने मिलके
नंदों का नाश किया, उसके साम्राज्य का पतन किया। ये संस्कृत में लिखा गया है एक नाटक के फॉर्म में, और वो बुक है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त विरचित। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा मत्त विलास के बारे में। मत्त विलास किसने लिखा था? तो एक पल्लव राजा हुआ करते थे, पल्लव वंश, साउथ इंडिया के, ठीक है, जिनका कैपिटल कांची हुआ करता था। ठीक है, उसको लिखा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, यानी महेंद्र वर्मन वन ने लिखा था मत्त विलास। फिर हम लोग बात कर लेते थे मृक्षकटिका के बारे में बात कर लेते हैं। मृक्षकटिका किसने लिखा है? तो ये शूद्रक का नाटक है। किसका नाटक है? शूद्रक का। ठीक है, शूद्रक का एक नाटक है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग अच्छा एक और चीज इसमें और ऐड कर लेते हैं। मृक्षकटिका का जो हिंदी अर्थ है वो है आपका मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, मृक्षकटिका मिट्टी की गाड़ी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, जेवी चंद्रगुप्ता, वही चंद्रगुप्ता पीरियड के टाइम जो फीमेल थी उनके द्वारा लिखा गया था, जो उनकी महारानी हुआ करती थी उनके द्वारा लिखा गया था, और इसमें गुप्ता पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेडिवल इंडिया से, और मेडिवल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मुगल पीरियड में जिनका नाम है जहांगीर। ठीक है, तो सीधा सा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जहांगीर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहान मतलब वर्ल्ड, और गिर मतलब जिसने धारण किया हुआ है या जो कि विनर है। तो सिंपल सा आंसर है विश्व विजेता। जहांगीर का हिंदी अर्थ होता है विश्व विजेता, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जहांगीर से रिलेटेड। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता, जो कि एक ट्रैवलर है, वो आया था। ठीक है, किसके काल में आया था इब्न बतूता? देखिए, इब्न बतूता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इनिशियली, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इब्न बतूता कौन कंट्री से आया था? तो वो आया था मोरक्को से। सिंपल, पहला चीज। किसके पीरियड में आया था? तो वो आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बुक का नाम क्या था? तो इसके बुक का नाम था रेहला। रेहला इसके बुक का नाम था। ठीक है, रेहला इसके बुक का नाम था। ठीक, ये इतना काफी है इस क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है आपका गीत गोविंद के लेखक कौन है? बुक्स और राइटर से एक अच्छा क्वेश्चन, गीत गोविंद के राइटर कौन है? ठीक है, गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन और सबसे पहला ऑप्शन जयदेव, यानी गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। कलहंड को थोड़ा समझ लेते हैं। राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, तरंगिणी ये लिखा था हमारे कलहंड ने। कालिदास के बारे में कहना ही क्या है? मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्शियम, शकुंतला, विज्ञान शकुंतला और मेघदूत, ये सारा जो है वो लिखा गया है कालिदास के द्वारा ही। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। दो चार नाम तो मैंने बता दिया, बाकी कुछ और ऐड कर लीजिएगा। कालिदास भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नवरत्नों में से एक है गुप्ता पीरियड में। कौन सा? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है हमारे कालिदास। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फुतुल सातीन सलातीन, फुतुह सलातीन, ये एक मेडिवल पीरियड के टाइम का लिखा गया बुक है, और पूछता है कि उसके राइटर कौन है। ठीक है, फुतुल सलातीन। देखिए, इसको समझ लीजिए। इसका आंसर है इसामी, याद रखिएगा, इसका आंसर है इसामी। फुतुल सलातीन इसका नाम है, राइटर का नाम है इसामी। लेकिन बतूता हमने डिस्कस कर लिया। जियाउद्दीन बर्नी को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही जो है, फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं फतवा जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, ये जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही लिखा गया था, ये याद रखिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेडिवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत के टाइम के जो है वो हमारा ये वीडियो और वो पहला वीडियो जो था हिस्ट्री से रिलेटेड, दोनों को मिला लीजिएगा। ऑलमोस्ट सारा जो है हमने बुक्स और जो है ऑथर उसमें कवर ही कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उसमें कवर्ड है। बाकी फ्रिंज जो है वो कहीं कहीं से उठा के पूछता है, तो वो तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है ना।
बट उतना डिटेल में पढ़ना जो है वो क्या करता है, आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो उसको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो और सब्जेक्ट का वो छूट ही जाएगा, तो एक सब्जेक्ट में उतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है। नॉर्मली 5 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडाइवल में इतना ही है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मतलब 20+ क्वेश्चन जो है वो आपका मॉडर्न से ही आने वाला है। ठीक है, तो इतना जानना इस क्वेश्चन में काफी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, और उसमें भी हमने वही सारे क्वेश्चन जो है वो डालने की कोशिश की है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, जैसे बुक्स एंड ऑथर मेडिवल इंडिया के, जहांगीर से, अकबर से, मोहम्मद बिन तुगलक से, यही सारे टॉपिक उठाए हैं जो कि प्रथम दृष्टिया जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं, या कोई भी क्वेश्चन सेक्टर का ध्यान जहां जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहीं से हमने भी क्वेश्चन बताया। तो थीम भी पकड़ के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो काफी है। बाकी हमने टेस्ट डिस्कशन में अपने स्तर से जितना ज्यादा कवर करने हो सके वो हमने की है कोशिश। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन पे, किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर सानी कहा था? फाइटर, ठीक है, कौन फाइटर? तो पद्मावत वाले फाइटर। पद्मावत वाले फाइटर कौन? तो रणवीर सिंह। ये तोहफा मैंने खुद को दिया है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिकंदर सानी यानी खुद को दूसरा सिकंदर, सेकंड सिकंदर, सिकंदर शाही सानी जो है वो किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ चीज जान दीजिए, ये परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखना स्टार्ट किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, जिसको हम लोग अरीजे मुमालिक भी बोलते हैं, आर्मी डिपार्टमेंट को अरीजे मुमालिक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अरीजे मुमालिक। ठीक है, फिर एक और चीज, मार्केट रेगुलेशन इसका एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, मार्केट रेगुलेशन जो कि प्राइस कंट्रोल में हेल्प करता था, प्राइस कंट्रोल के लिए बनाया गया था। उस डिपार्टमेंट का नाम था शाहनाए मंडी, शाहनाए मंडी। ठीक है, शाहनाए मंडी। ये भी किसके टाइम बनाया गया था? तो ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। बरीद सिस्टम, स्पाइस सिस्टम को भी डेवलप करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। जजिया को इंपोज करने वाला यही है, जजिया को ये लोग कंटिन्यू किए थे। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है, ये पहला है जिसने खिलाफत यानी खलीफा को खलीफा से किसी भी तरीके का कोई परमिशन नहीं लिया था, यानी खिलाफत किया था खलीफा के अगेंस्ट। तो यही पहला जो है वो अलाउद्दीन खिलजी वही राजा है। ठीक है, तो इतना जो है वो काफी है इस सवाल में। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ही, और वो भी एक एडिशन ही कर देगा कि राशन पद्धति जो है वो किस सुल्तान की देन है? राशन पद्धति, वही मार्केट रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन। मार्केट और प्राइस रेगुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? जैसे पीडीएस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या करते हैं उसमें हम लोग? प्राइस ऑफ ग्रेन, फूड ग्रेन्स को रेगुलेट करते हैं ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल है हमारे कंट्री में उनको जो है वो राइट प्राइस, सब्सिडाइज प्राइस पे उनको फूड ग्रेन अवेलेबल हो सके ताकि कोई भी भूखा न सोए। तो ऐसा ही जो है वो कुछ सोच के राशन पद्धति जो है वो किसने शुरू किया था? कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का? तो वो राशन पद्धति शुरू करने वाला जो सुल्तान है वो भी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसको लाने वाला है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और ऐड कर लीजिए, याद आ गया मुझे तो मैं ऐड कर देता हूँ। हौज खास जो है वो इसी ने बनाया था, हौज खास जो है वो इसी के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में जो हौज खास है। दूसरा, आमिर खुसरो जो है वो इसी के टाइम में थे, आमिर खुसरो जो है वो इसी के टाइम में थे, जिनको हम लोग तोताए हिंद भी बोलते हैं, तोताए हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी बुक्स हैं उसका एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अमीर खुसरो जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसके अलावा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट याद रखिएगा जिसको बोलते थे हम लोग दीवाने मस्तक खराज, दीवाने दीवाने मस्तक खराज, मस्त खराज। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो किसके टाइम बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। ठीक है, इतना एनफ है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। क्वेश्चन फंसना होगा तो इतने से फंस जाएगा, अदरवाइज समझ लीजिए कि 99% लोगों से नहीं बनने वाला है। इतना इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही जो है वो हमारा हिस्ट्री का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी डिमांड हो, देखिए एग्जाम जो है वो काफी नजदीक हो गया है, और एग्जाम नजदीक है, टाइम कम है, और जो भी आप डिमांड करेंगे, जो भी टॉपिक डिमांड करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, उसका एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो जो है वो हम लोग बना के आपको देने का गारंटी देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस जरूर दीजिए, हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, हम लोग और ज्यादा क्या प्रोवाइड करा सकते हैं शॉर्ट अभी स्पैन में, क्योंकि देखिए एग्जाम नजदीक है, टाइम क्रूशियल है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू की चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है अभी के टाइम। वही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है या जो एग्जाम में आते रहा है। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस जो है वो जरूर से जरूर दर्ज कराइए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के बीच में फैलाइए। यही जो है वो आपका हमारे तरफ एक टोकन होगा अपने ग्रेटिट्यूड का, अपने प्रेम का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।